हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ कोमेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं CSS ग्रिड कोर्स से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। ये एक स्पेसिफिक वीडियो ये हमारे CSS ग्रिड से रिलेटेड है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि CSS ग्रिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इसके बाद हम कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम CSS ग्रिड की मदद से एक लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हम और इसके बारे में मज़ीद जो बात करेंगे वो है CSS ग्रिड और मीडिया क्वेरी के कम्बिनेशन से हम एक रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे तैयार कर सकते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिड लेआउट के बारे में। ग्रिड लेआउट हम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मीडिया क्वेरी के बारे में डिस्कशन की थी और फ्लेक्सबॉक्स के बारे में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ हम जो ये ग्रिड लेआउट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम किसी वेबसाइट का टेम्पलेट बना सकते हैं या किसी जो पर्टिकुलर आइटम है, पर्टिकुलर डिव है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारे वेबसाइट में होता है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो इसमें होती है कुछ पेरेंटल वैल्यू और कुछ चाइल्ड वैल्यू। आने वाली पार्ट्स में हम पेरेंटल वैल्यू भी देखेंगे और चाइल्ड वैल्यू भी देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ग्रिड लेआउट की मदद से मैंने एक टेम्पलेट, एक लेआउट क्रिएट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो नेविगेशन बार है वो है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक साइड बार है, और यहाँ पे 3 जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे मैंने लगाए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मेन सेक्शन से एक मैंने जो डिव है वो रखा है, और यहाँ पे एक फुटर के नाम से मैंने फुटर के लिए एक डिव रखा है। ये जितने भी हैं मैंने सारा इसमें जितने भी ये लेआउट क्रिएट करने के लिए मैंने सिर्फ CSS ग्रिड का यूज़ किया है। मैं ये जो वेब पेज है ये रिस्पॉन्सिव भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, एक मिनट, इंस्पेक्ट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक जो यहाँ पे साइड बार है वो जैसे मैं इसकी विड्थ डिक्रीज़ करूँगा तो ये साइड बार राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ, और जैसे ही मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी और डिक्रीज़ करता हूँ तो ये जो साइड बार है वो इन बॉक्सेस के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन बॉक्सेस के नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव है। मैं इस लेआउट में कोई भी कंटेंट डालूँ तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा इन बॉक्सेस से, ये जो मैंने डिव लगाए हैं। मैं अब इसका आपको कोड सोर्स दिखाना चाहूँगा कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है। इनमें मैंने जो मीडिया क्वेरी है उसका भी यूज़ किया है कि कितनी विड्थ पर आ जाए और कौन सा डिज़ाइन ये अपना ले। मैंने जो मीडिया क्वेरी है उसका भी यूज़ किया है, और जो मेरा कोड सोर्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यह भी एक पेरेंट डिव है जिसका नाम मैंने कॉन रखा है, जिसको मैंने एक क्लास कॉन यानी कि कंटेनर, और इसमें मैंने कुछ आइटम्स रखे हैं। जैसे कि नेव को मैंने आइटम 1 नाम दिया है, असाइड को आइटम 2, आर्टिकल को आइटम 3, और एक और मैंने टैग लिया है आर्टिकल के नाम से, उसको आइटम 4। इसी तरह मैंने तीसरा भी आर्टिकल के नाम से एक टैग ओपन किया है, उसको भी मैंने आइटम 5, और यहाँ पे सेक्शन को आइटम 6 और फुटर को आइटम 7। ये जो एल आई है, एंकर टैग है, ये आपको शायद इसके बारे में पता होगा। हेडर होता है जो H1। यहाँ पे मैं आपको CSS फाइल दिखाना चाहूँगा।
CSS में सबसे पहले मैंने पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स रखी हैं और उसके बाद मैंने बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है ताकि जितनी भी आइटम है वो सेंटर में आ जाए। और इसको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों को मैंने सेंटर रखा है और मैंने इसको हाइट भी 100 VH दी है ताकि ये जो बॉडी का हाइट है वो 100 VH तक हो। और यहाँ पे जो आइटम है, जितनी भी आइटम यहाँ पे मैंने रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जितनी भी आइटम रखे हैं उन सबको मैंने विड्थ और हाइट ऑटो दी है। और इसके बाद मैंने कुछ बैकग्राउंड्स इन जितनी भी आइटम है उनको कुछ बैकग्राउंड दी है। उसके अलावा यहाँ पे आइटम 1 को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है। और ये तो पिछले वीडियो की बात थी कि मैंने जो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ किया था। और अब इस वीडियो में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जो पेरेंटल डिव है उसको मैंने डिस्प्ले ग्रिड रखा है। जैसे कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स रखते थे इसी तरह हम इस जो डिव लेआउट है इसमें हम डिस्प्ले ग्रिड रखेंगे। डिस्प्ले ग्रिड रखना ज़रूर है। अगर हम डिस्प्ले ग्रिड ना रखें तो ये जो जितनी भी वैल्यू है वो इन पर काम नहीं करेंगे। या इन पेरेंटल वैल्यू में एक और जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो। ये हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे जो इन सारे ये कैसे इनका काम क्या होता है। और FR के बारे में भी हम देखेंगे, 1 FR किसे कहते हैं, 2 FR किसे कहते हैं और इसी तरह 3 FR किसे कहते हैं। और यहाँ पे एक ग्रिड गैप के नाम से एक प्रॉपर्टी है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो नीचे है वो चाइल्ड वैल्यू है, इसमें नाम जो मैंने वैल्यू का नाम है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है उसका नाम है ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो। ये हम आने वाली पार्ट्स में इनको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया है और इन पर भी कुछ वैल्यू का यूज़ किया है। ग्रिड में कुछ पेरेंटल वैल्यू होते हैं और कुछ चाइल्ड वैल्यू होते हैं। मैं एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले ग्रिड और इसी तरह 2-3 और प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बेसिक्स स्टाइलिंग है। मैं पहले आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ डिव ली है और उसको मैंने आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 9 इस तरह के नाम दी है। और उसके बाद मैं आपको इसकी जो HTML है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिव है, उसका नाम, इसको मैंने एक क्लास दिया है, उसका जो कंटेनर है ये मैंने उसको क्लास दिया है। और उसके बाद मैंने नो और डिव ली है जिसको मैंने ग्रिड आइटम क्लास दिया है और उसको जो क्लास है उसका ग्रिड आइटम नाम है और उसको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 यहाँ पे मैंने इसे डिस्प्ले करवाया है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने कंटेनर को सेलेक्ट किया है जिसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है और पैडिंग दी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो ग्रिड आइटम मैंने एक क्लास दिया था उसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर दिया है और पैडिंग दी है, फॉन्ट साइज़ दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन किया है मैंने। और अब हम देखते हैं इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद डिज़ाइन करते हैं ग्रिड की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो हमारा मेन प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिस्प्ले ग्रिड। जब तक हम किसी पेरेंट वैल्यू में डिस्प्ले ग्रिड नहीं लगाएंगे तब तक वो हम ग्रिड की कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर अब कोई असर नहीं पड़ा, मगर हमने ये डिफ़ाइन किया है कि ये जो डिव है ये जो कंटेनर है ये एक ग्रिड है, हमने ये डिफ़ाइन किया है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसे गूगल क्रोम के साथ ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये गूगल क्रोम के साथ ओपन किया है। और अब जैसे मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ माउस का
इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो कंटेनर है वो अब ये लोड हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंटेनर है वो अब ग्रिड बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू दिख रही है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंटेनर है अब ये एक डेव है, ग्रिड है। अब हम इसे कुछ और वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू है ग्रिड टेम्पलेट रो और दूसरी वैल्यू है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ये दोनों एक दूसरे की तरह हैं। एक ग्रिड टेम्पलेट रो से हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है इसमें कितने रो होंगे, और जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है इसे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसमें कॉलम कितने होंगे। सबसे पहले मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ये यूज़ करता हूँ। इसमें आप अपने मुताबिक पिक्सल से भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल 30 पिक्सल। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह नज़र आए। मगर मैं इसे थोड़ी सी और भी इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ 120 220 130। इसमें आपको अब चेंज नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा पहला जो कॉलम है इसको मैंने 120 पिक्सल दिया है, और जो हमारा सेकंड कॉलम है इसको मैंने 220 पिक्सल वैल्यू दी है, और जो हमारा थर्ड कॉलम है इसको मैंने 130 जो वैल्यू है वो प्रोवाइड की है। और इसके बाद ये जो 3 वैल्यू है इसके बजाय हम यहाँ पे 4-5 वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और भी लिख सकता हूँ 80 पिक्सल। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा पेरेंटल ग्रिड है इसमें कितनी कॉलम होगी। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का ये मतलब है ये जो हमारा पेरेंट डिव है या पेरेंट कंटेनर है इसमें हमारे कितनी कॉलम होगी। और अब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। मैं 3 ही कॉलम लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाता हूँ जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट रो। टेम्पलेट कहा गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब हम इसमें भी सेम टू सेम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम ये जो हमारा पेरेंटल डिव है इसमें कितने रोज होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि मुझे चाहिए 50 पिक्सल का एक रो, 90 पिक्सल का दूसरा रो और 200 पिक्सल का तीसरा रो। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला रो छोटा है, दूसरा रो पहले रो से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू ही कुछ इसी तरह दी थी। और ये पिक्सल में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर ये फिर हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये हम फिर मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। इससे अच्छा है कि हम FR की वैल्यू यूज़ करेंगे। FR की वैल्यू शायद आपको पता है या नहीं पता है। FR एक जो हमारा पिक्सल है इसी तरह की एक ग्रिड में ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1FR। मैंने 1FR की 3 कॉलम बनाए हैं। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितना भी फर्स्ट रो का साइज़ होगा सेकंड भी उतना ही साइज़ होगा, और थर्ड कॉलम का भी उतना ही साइज़ होगा। ये कंप्लीट जो हमारा स्क्रीन है वो लेता है। और जैसे मैं इसमें किसी एक का वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि ये जो दूसरा कॉलम मैंने डिफ़ाइन किया था इसको मैंने 2FR दिया है। इसका ये मतलब है कि ये
जो फर्स्ट FR था इसकी 2 टाइम हो। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है कि ये जो फर्स्ट कॉलम था या जो इसकी कम वैल्यू थी उससे ये डबल हो। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये इस जो 1 FR है उसका 3 टाइम हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और ये सेम टू सेम हम इसे ग्रिड टेम्पलेट रोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे देता हूँ 2 FR 1 FR एंड 4 FR। यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला मैंने 2 FR दिया है, दूसरे को मैंने 1 FR और तीसरे को मैंने 4 FR। इसी वजह से ये जो थर्ड कॉलम है इसका जो रो है वो उससे बड़ा है। ये FR की वैल्यू इसी तरह काम करती है कि ये जो इसमें जितने सबसे छोटी वैल्यू उसकी 2 टाइम, जो हमने अगर 2 FR डिफ़ाइन किया है तो उसकी 2 टाइम ये अपनी वैल्यू ले लेगा। अगर ये इस यहाँ पे हम 3 FR यूज़ करते हैं तो ये 1 FR हो या 2 FR हो उसका 3 टाइम लेगा। ये कुछ इस तरह काम करता है। अब हम नेक्स्ट पेरेंटल वैल्यू के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ग्रेड गैप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ग्रेड गैप एक पेरेंटल वैल्यू है। इसके ज़रिए हम ये जो कॉलम के दरमियान या रो के दरमियान हम इसमें गैप देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, वैसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके दरमियान गैप आ चुकी है। अगर मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ 90 पिक्सल, रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो रिज़ल्ट। ये बहुत ही जगहों पे यूज़फुल होता है जब हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं, उसके लिए हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और अब हम ग्रेड गैप ही तो इजी था, और अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कॉलम गैप। इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है इनके दरमियान कितनी गैप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, जैसे मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम के दरमियान 30 पिक्सल की गैप आ चुकी है। और सेम टू सेम इसकी एक और वैल्यू भी है रो गैप। इसको मैं भी 20 पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ। इसमें से रिलोड करते हुए यहाँ पे आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये दोनों कॉलम गैप, ये कॉलम में गैप करता है। हमें जितनी पिक्सल की गैप चाहिए, अब हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं, पहले हम मार्जिन यूज़ करते थे, अब हम कॉलम गैप यूज़ करेंगे। और अगर हमें रो में गैप चाहिए तो हम रो गैप यूज़ कर सकते हैं। 20 हम अपने मुताबिक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब हम इसका थोड़ी सी पहले इसे देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। एक डिस्प्ले ग्रिड का ये काम था कि हम जब तक डिस्प्ले ग्रिड को यूज़ नहीं करते हैं तब तक जो हमारा पेरेंट डिव है वो उस पर ग्रिड की वैल्यू यूज़ हम नहीं कर सकते। इस वजह से हम डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करते थे। और हमारा नेक्स्ट था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते थे कि हमारा ये जो पेरेंट डिव है इसमें हमें कितनी कॉलम्स चाहिए। और अब हम बात करते हैं ग्रिड कॉलम रोज़ के बारे में। इसका सेम टू सेम कॉलम की तरह ही है। इसमें मैंने ये बताया था कि इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते थे कि ये जो हमारा पेरेंट डिव है या जो हमारा पेरेंट कंटेनर है इसमें हमें कितनी रोज़ चाहिए। और कॉलम गैप हमें अभी जब कॉलम के दरमियान गैप चाहिए तो हम कॉलम गैप का यूज़ कर सकते थे। और इसी तरह रो गैप में हम रो में अगर हमें गैप चाहिए उसके लिए हम रो गैप यूज़ कर सकते थे। और एक और वैल्यू थी ग्रिड गैप। अगर हम कॉलम गैप और रो गैप सेम रखना चाहते हैं तो इसकी जगह हम ग्रिड गैप का भी यूज़ कर सकते हैं।
और एफ आर की बात कुछ यूँ थी कि ये एक जैसे अब हम पिक्सल यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट की जो हमारा, उसी तरह ये भी काम करता है। ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक फिक्स्ड वैल्यू थी पिक्सल, और ये उससे मुख्तलिफ है क्योंकि ये जो हम 2FR का भी यूज़ करते हैं और हमने 1FR का भी यूज़ किया है, तो उसका वो 2FR 1FR पर डिपेंडेंट होता है। वो पहले 1FR को देखता है 2FR कि यहाँ पे एक 1FR भी है, तो उसके रिलेटेड वो अपनी जो कॉलम हो या रो हो वो मेंटेन करता है। ये हमारा आज का टॉपिक था ग्रिड के कुछ मेन पेरेंटल वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला करूँगा नेक्स्ट पार्ट में कुछ चाइल्ड वैल्यू के बारे में। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अगर पेरेंटल वैल्यू आती है और हम आइटम के साथ नहीं खेल सकते तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। हम कैसे CSS ग्रिड की मदद से किसी आइटम का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो ग्रिड से रिलेटेड डाली थी उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाए थे। इसके लिए सबसे पहले मैंने HTML में डिव को पहला एक मेन डिव लिया जिसको मैंने कंटेनर क्लास दिया, और उसके बाद 9 चाइल्ड डिव लिए और उसको मैंने कुछ अलग क्लासेस दी जैसे कि ग्रिड आइटम ये सिमिलर क्लासेस है। और इसके अलावा आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 और ये एक दूसरे से डिफरेंट क्लासेस हैं। यहाँ पे मैंने इसको नाम भी दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम 1 आइटम 2 यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैंने एक स्टाइल टैग ओपन किया था और उसमें मैंने सबसे पहले जो मेरा पेरेंट डिव था उसको सेलेक्ट किया, उसको एक बैकग्राउंड कलर दी, पैडिंग दी, डिस्प्ले ग्रिड किया और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो हमने देखा था कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड पर आपको दिख जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। या फिर हमने ग्रिड गैप के बारे में भी उसी वीडियो में बात की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ग्रिड आइटम जो सारे चाइल्ड डिव के क्लास हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया था और बैकग्राउंड कलर दी, कुछ बॉर्डर थी, पैडिंग दी, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया था और टेक्स्ट मैंने अलाइन किया था सेंटर में। आज हम देखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर आइटम को दूसरी जगह पे कैसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसको मैंने इक्वली विड्थ हाइट दी है वो FR की वैल्यू की वजह से। इस पर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू भी लाऊंगा FR, ये जो वैल्यू है इसे ये किसे कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम 1 और आइटम 9। अगर मैं चाहूँ कि आइटम 1 आइटम 9 की जगह आ जाए और आइटम 9 आइटम 1 की जगह आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ग्रिड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड की तरफ ग्रिड पर आपने क्लिक करना है। इससे यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि इसकी FR वैल्यू कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो FR वैल्यू दिखा रहा है और इसकी कॉलम पोजीशन, रो पोजीशन, ये सारी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो 1 2 3 एंड 4। इसी तरह 1 2 3 एंड 4, इसी का हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आइटम 1 को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक क्लास इसे दी थी। मैं इसको अब एक वैल्यू देता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अब हम ये देखेंगे कि इसको हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। इसका कॉलम कहाँ पे हमें स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है।
स्टार्ट हमारा ग्रेड कॉलम स्टार्ट में हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारा एंड है वो ग्रेड कॉलम एंड में हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसको भी मैं पहले ही से लिखता हूँ, ग्रेड कॉलम एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इसकी जो कॉलम है वो चेंज है और रो भी चेंज है। इसका कॉलम 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 4 पे एंड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो चाहिए था वो आ गया है। यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है, और अब इसे हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रिड रो स्टार्ट। अब हम ये देखेंगे कि इसकी रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ पे एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 से स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और 4 पे ख़त्म होनी चाहिए। 3 से स्टार्ट ग्रिड। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आपको इसे सोच समझ के करना होगा, वरना फिर ये सही तरह नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्टली। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्क है वो है कि यहाँ पे हमें आइटम 9 को ये पहले रो कॉलम जो ये हमारा पहली जगह है यहाँ पे हमें शिफ्ट करना है। ये जितना कोड है मैं इसको एक एक लाइन में करके दिखाऊंगा। 1 मिनट में इसे थोड़ा सा कमेंट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो आइटम 1 और आइटम 2 की जगह थी वो खाली हो गई है, क्योंकि आइटम 1 आइटम जो थर्ड हमारे साथ कॉलम है वहाँ पे शिफ्ट हुआ, और इसी तरह सीरियल वाइज ये शिफ्ट होने लगे। अगर हमें यहाँ पे जो ये जगह खाली है यहाँ पे किसी आइटम या डिव को शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमें रो का भी ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड का भी यूज़ करना होगा। अब हम आइटम 9 को सबसे पहले इसकी क्लास उठाते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे। इसके लिए मैं सबसे पहले फिर से इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ग्रिड पे मैंने क्लिक की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये डिफ़ाइन करता हूँ कि इसका कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, तो इसका कॉलम 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 2 पे एंड होना चाहिए। 1 से स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड 2 पे होना चाहिए। मैं जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अब थोड़ा सा हमारे फेवर में आ रहा है। अब मैं इसकी रो भी चेंज करता हूँ, ग्रिड रो स्टार्ट। इसकी रो कहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए, इसकी रो भी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और 2 पे एंड होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट एंड 2 पे एंड। कहा गया ग्रिड रो एंड, हाँ 2 पे एंड होनी चाहिए। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा परफेक्टली चेंज हो गया है। मैं अब इसके पीछे थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर लाइन है, ये जो इसकी बॉर्डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इसकी रो है आइटम 9 आइटम 2 आइटम 3, इसके ऊपर जो ब्लू कलर का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये इसे फर्स्ट कॉलम समझता है। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉलम इसे समझते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड फोर्थ रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये इस वजह से ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कॉलम
एंड 3 रोज़ ली थी। अगर मैं इसकी बजाय 1FR की एक और रो लेता हूँ और एक कॉलम को हटाता हूँ तो आप इसका डिफरेंस देख पाओगे। मैं इसे थोड़ा सा तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, सॉरी फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये डिफ़ाइन किया कि जो इसका आइटम 1 है इसका ग्रेड कॉलम 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 4 पे एंड होना चाहिए, और आइटम 1 का जो रो स्टार्ट है वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए और एंड 4 पे होना चाहिए। और इसकी बजाय मैं थोड़ी सी इसकी पहली जैसे करता हूँ 1FR की एक डिटेल वीडियो आने वाली है, इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। FR को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। मैं इसे थोड़ा सा और दोबारा से रिफ्रेश मैंने किया, मैंने ग्रेड फिक्स किया। और अगर मैं चाहता हूँ कि आइटम 2 और आइटम 3 को एक दूसरी की जगह चेंज करें, आइटम 2 को आइटम 3 की जगह ले लें और आइटम 3 को आइटम 2 की जगह हम लाएं, इसके लिए हम सबसे पहले काम कर सकते हैं, आइटम 2 को सेलेक्ट करेंगे, इसको मैंने कॉपी की और इसको हम सबसे पहले ग्रेड कॉलम स्टार्ट, अब हम इसकी स्टार्ट देखने वाले हैं कि इसको कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इसका कॉलम स्टार्ट होना चाहिए 3 से और 4 पे एंड होना चाहिए। 3 से स्टार्ट, ग्रेड कॉलम एंड 4 पे एंड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और मैं इसे एक और वैल्यू देता हूँ, ग्रेड रो स्टार्ट। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं 1 मिनट देखता हूँ। इसका स्टार्ट 1 से होता है और 2 पे एंड होता है। रो 1 पे स्टार्ट एंड अगर ये जो 2 आइटम होते हैं एक ही कॉलम पे जब होते हैं तो हम इसकी कॉलम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों एक ही रो पे है तब भी इसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप इसे चेंज करते हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यहाँ पे भी मुझे ग्रेड रो को स्टार्ट और ग्रेड रो एंड की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि फ्यूचर में ये हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और अभी इसे थोड़ा सा देख ले, ग्रेड रो एंड इसके 2, तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे, और जो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक ही लाइन पे लिखने की कोशिश करूँगा। इसके लिए हम ग्रेड कॉलम स्टार्ट और ग्रेड कॉलम एंड के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ लिखेंगे ग्रेड कॉलम। तो सबसे पहले हम एक वैल्यू देते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हम लिखते हैं कि 3 से स्टार्ट होना चाहिए और फिर / और 4 पे एंड होना चाहिए। दैट्स इट, ये हमारा हो गया। मैं अभी थोड़ा सा आपको रिलोड करके दिखाता हूँ, कोई इसमें चेंज नहीं है। और सेम टू सेम हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेड रो एंटर, सॉरी आज मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही। तो हाँ, ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 4 पे एंड होना चाहिए। बस हमें सिर्फ इतना करना था। इसको हम मिटाते हैं, रिलोड, कोई भी इसमें
डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसका एक ही मतलब है। वो थोड़ा सा लेंथी था, ये थोड़ा सा उससे इजी वे है। और सेम टू सेम हम इसे ग्रिड कॉलम देते हैं। हम लिखते हैं 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 2 पे एंड होना चाहिए, और इसके लिए भी हम 1 से स्टार्ट एंड 2 पे एंड। 1 पे स्टार्ट 2 पे एंड। रिलोड करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि ये कोई और चीज़ तो नहीं है। ये ग्रिड कॉलम, मैं इसको 3 4 इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। और सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी ग्रिड रो का यूज़ करूँगा। ग्रिड रो 1 पे स्टार्ट 2 पे एंड। अब मैं इसे हटाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा हम चाहते थे वैसे ही ये क्रिएट हुआ। और मज़ीद ग्रिड आइटम पोजीशनिंग के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, और इसके साथ साथ ग्रिड कॉलम और ग्रिड रोज। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी थी। उसमें हमने ग्रिड कॉलम लाइन और रो लाइन के बारे में भी देखा था। आज हम इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है रो लाइन का। यहाँ पे जो आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये जो पहला ब्लू कलर का बॉर्डर है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का लाइन भी दिख रहा है। ये लाइन नंबर 1 है रो का। ये रो का लाइन नंबर 1 है, और इसके नीचे जो ब्लू लाइन है, सेकंड ब्लू लाइन, वो रो का लाइन नंबर 2 है, और उसके नीचे लाइन नंबर 3, और आखिर में लाइन नंबर 4। ये रहा हमारा रो का लाइनिंग। और इसके साथ साथ कॉलम का जो लाइन है, ये जो फर्स्ट ब्लैक लाइन, जो ब्लैक कलर इसे ऊपर की तरफ निकला है, इसके नीचे जितने भी ये लेफ़्ट साइड की तरफ ब्लू कलर का है, ये कॉलम लाइन नंबर 1 है। और इसके बाद जो सेकंड बॉर्डर जो दिख रहा है, वो है कॉलम लाइन नंबर 2, और थर्ड यहाँ पे जो है वो है कॉलम लाइन नंबर 3, एंड यहाँ पे जो आखिर में है वो है कॉलम लाइन नंबर 4। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉलम लाइनिंग का और रो लाइनिंग का। इन दोनों को समझने के बगैर आप किसी पर्टिकुलर आइटम को पोजीशन नहीं कर सकते। और पिछले वीडियो में हमने कुछ काम किया था, जैसे कि आइटम 1 को आइटम 9 के साथ चेंज किया था, और फिर आइटम 9 को 1 मिनट, मैंने यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ की है। या ऐसे मैं करता हूँ कि मैं इसको आइटम नंबर 2 को अपनी जगह ही रखता हूँ। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम 9 आइटम 1 की जगह आ गया है, और आइटम 1 आइटम 9 की जगह पे आ गया है। इसको हमने यहाँ से देखा था ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो। इन चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, वो आपको ऊपर आई कार्ड पे दिख जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और ये हमारे एक प्लेलिस्ट जा रहा है जो कि आप चैनल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो। उसमें हमने ग्रिड इंट्रो से लेकर ग्रिड एडवांस तक हम जाएंगे। अभी भी ग्रिड में बहुत सारा काम बाकी है, और आज हम देखेंगे इसका भी शॉर्ट तरीका। कल हमने जो बात की थी सबसे पहले, उसका नाम था ग्रिड कॉलम स्टार्ट। सबसे पहले हम ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिखते थे, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, और फिर हम लिखते थे ग्रिड
कॉलम एंड, और उसमें हम 4 लिखते हैं। अब इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों लाइनों को मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की थी, वो ये रहा। अब मैं इसे मिटाता हूँ तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में मैं इन 2 लाइन को भी एक लाइन में लाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया एक प्रॉपर्टी है और उसको हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है। ग्रिड प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक ग्रिड एरिया एक प्रॉपर्टी है और उसमें सबसे पहले हमें ग्रिड रो स्टार्ट की वैल्यू देनी होती है और उसके बाद ग्रिड कॉलम स्टार्ट की, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड। और आइटम नेम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक देखने वाले हैं ग्रिड एरिया के बारे में। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को एक लाइन में लिखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ ग्रिड एरिया, और यह सबसे पहले जो था यहाँ पे आप देख भी सकते हो वो था रो, ग्रिड रो स्टार्ट, यानी कि रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमें पता है कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर /, और उसके बाद ग्रिड कॉलम स्टार्ट वो हम लिखते हैं, वो भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, और /, ग्रिड रो एंड आप नीचे भी देख भी सकते हो, ग्रिड रो एंड। यहाँ पे हम देखते हैं इसका रो 4 पे एंड हो रहा है, और लास्ट में हम लिखते हैं ग्रिड कॉलम एंड, यानी कि कॉलम कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इन दोनों को भी हटाता हूँ तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे रिलोड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हम देखते हैं आइटम 9 को भी हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये ताकि ये आपकी आंखों के सामने रहे, मैं इसको यहाँ से कट करके इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो हाँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारा आइटम 9 की जितनी भी ये ग्रिड पोजीशनिंग है इसको एक लाइन में करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड एरिया, और ग्रिड रो स्टार्ट सबसे पहले हमारा रो आई थिंक 1 से स्टार्ट हो रहा है जी, और कॉलम स्टार्ट भी हमारा 1 से हो रहा है, और रो जो हमारा है वो एंड 2 पे हो रहा है, और कॉलम भी 2 पे एंड हो रहा है। अब हमें इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ ये सिमिलर लुक। और जो हमारा नेक्स्ट है वो मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ कि आइटम 2 को आइटम 4 के साथ मैं एक्सचेंज करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करता हूँ और आइटम 2 को आइटम 4 के साथ चेंज करना है। सबसे पहले वो भी किसका यूज़ करके, ग्रिड एरिया का यूज़ करके। सबसे पहले मुझे करना है आइटम 2 को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं एक क्लास उठाता हूँ आइटम 2 की, और यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके इसको सेलेक्ट किया, और अब मैं लिखता हूँ ग्रिड एरिया नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम लिखते हैं कि इसकी रो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ पे कॉलम स्टार्ट होना चाहिए। इसकी सबसे पहले हम रो देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। रो इसकी स्टार्ट होनी चाहिए 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, और फिर 3 पे एंड होनी चाहिए, और कॉलम 2 पे स्टार्ट होना चाहिए। 1 मिनट में सबसे पहले लिखता हूँ 2,
क्योंकि इसकी रो पोजीशनिंग। और कॉलम पोजीशनिंग, कॉलम इसका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कॉलम इसका 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 2 पे एंड होना चाहिए कॉलम। और फिर इसकी मैं रो एंडिंग पोजीशन देखता हूँ, इसकी रो 3। और अब मैं इसे कॉलम एंड पोजीशन देता हूँ 2। अब मैं इसे थोड़ा सा रिलोड करता हूँ ताकि हमें लुक नज़र आए। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले हमारा लुक कुछ इस तरह था। कमेंट रिलोड, पहले आइटम 2 यहाँ पे था और अब हमारा आइटम 2 आइटम 3 की जगह पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2 अपनी जगह पे आ गया है जहाँ पे हमें चाहिए था। अब आइटम 4 को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हमें फिर से आइटम 4 को सेलेक्ट करना है, कॉपी। आइटम 4 को सेलेक्ट करने के लिए आइटम 4 सेलेक्ट हुआ, ग्रिड एरिया, फिर से मैंने ग्रिड एरिया लिया और इसकी सबसे पहले मैं ग्रिड रो स्टार्ट, इसका ग्रिड रो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, इसका ग्रिड रो स्टार्ट, इसकी रो इसकी स्टार्ट होनी चाहिए 2 से, नहीं सॉरी 1 से स्टार्ट एंड 2 पे एंड 1। और फिर यहाँ पे हमें कॉलम स्टार्ट इसका 2 पे होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग्रिड रो एंड, इसकी रो एंड 2 और 3। जैसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा परफेक्टली 100% हो चुका है जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें एक और नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। आइटम 9 जो कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इससे ये जितना भी ये फर्स्ट रो है ये सारा का सारा कंप्लीट ये ले लें। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, सबसे पहले हमने जब आइटम 9 सेलेक्ट किया था उसकी हम जो रो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, रो एंडिंग पोजीशन ये कहा गया 3rd नंबर पे है, इसको मैं नहीं सॉरी इसको नहीं ऐड, इसको मैं 4 करता हूँ। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, सॉरी 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिफरेंस, ये हमारा कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जब हटाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैं, इसकी जो कॉलम स्टार्ट पोजीशन है वो 1 है और एंड पोजीशन 4 है। इसी तरह कॉलम जो कॉलम स्टार्ट 1 और यहाँ पे मैं भी इसे 4 करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह नज़र आ रहा है। यह सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इसको पहले जैसा करता हूँ, आइटम 4 इसको मैंने पोजीशनिंग की थी इस वजह से ये नहीं आ रहा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी कमेंट करता हूँ और आइटम 1 पे हम जो चाहते हैं वो सब हम यहाँ से करते हैं। मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइटम 1, इसको भी हम जितनी भी स्टाइलिंग है इसको मैंने हटाई। जिसमें इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 एंड आइटम 9 ये हमारी अपनी अपनी जगह पे आ गया है। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आइटम 1 की
जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी जो कॉलम कॉलम लाइन है उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, आइटम 4 तक ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी 1 से रो स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से कॉलम भी स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी रो 1 से 2 पे एंड होनी चाहिए और कॉलम 4 पे एंड होनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि इसको बनाने का मकसद मेरा ये था कि हम आगे आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट का हमें कोई लेआउट तैयार करना होता है, उसके लिए हेडर के लिए हम कुछ इस तरह के ही काम करेंगे। और देखेंगे फ्रैक्शन यूनिट यानी एफआर यूनिट और रिपीट फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने ओल्ड वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी सभी वही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं की हैं। एक मेन डिव है और उसके अंदर चाइल्ड डिव है। और यहाँ पे मैंने कुछ एक यहाँ पे जो आप देख रहे हो पेरेंट डिव को मैंने एक स्टाइलिंग दी है कुछ, और एक चाइल्ड डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग दी है। यहाँ पे आज हमारा जो काम है वो एफआर वैल्यू पे है। सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में जब मैं इस यहाँ पे 200 पिक्सल लिखता हूँ, 200 पिक्सल यानी कि 200 पिक्सल की मुझे इसकी विड्थ चाहिए, और सेम टू सेम यहाँ पे भी मैं 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल। और जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं इसकी थोड़ी सी कॉलम का मतलब है यानी कि विड्थ, और रो का मतलब है ग्रिड में यानी कि हाइट। मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में ये जितनी तीनों की तीन जितनी भी ये 3 वैल्यू है ये सिमिलर हैं। ये मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें मैंने बताया था कि इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि इस पेरेंट डिव में हमारे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए, और सेम टू सेम रो में ग्रिड टेम्पलेट रो में भी यही बात है कि हमें कितनी इस पेरेंट डिव में रो चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ये हम 400 पिक्सल एंड 400 पिक्सल को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपीट फंक्शन का, रिपीट। और यहाँ पे मैंने रिपीट फंक्शन लिखा, इसके दरमियान आपको स्पेसिंग नहीं देनी है। रिपीट में सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना है कि इसमें कितने कॉलम हमारे पास होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 कॉलम होने चाहिए और फिर कॉमा। और उसके बाद ये आपको अब ये डिफ़ाइन करना है कि कितनी पिक्सल की आपको यहाँ पे कॉलम चाहिए। मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 पिक्सल। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह काम कर रहा है। अब मैं इसमें एक और काम कर सकता हूँ। अगर हमें चाहिए कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हमें 2 400 पिक्सल की कॉलम चाहिए और एक तीसरा कॉलम है वो 500 पिक्सल का चाहिए, तो हम रिपीट फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हमें 2 400 पिक्सल की चाहिए। यहाँ पे मैं 2 पास करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक 500 पिक्सल का। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम 400 पिक्सल के हैं, और जो थर्ड कॉलम है वो 500 पिक्सल का है। और अब मैं ये जो हमारा नीचे है ग्रे टेम्पलेट रो, इसमें भी थोड़ा सा काम करता हूँ।
इसमें मैं लिखता हूँ रिपीट 200 पिक्सल, सॉरी 3 200 पिक्सल, रिफ्रेश। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब एक ही था। और अब हम देखते हैं, हमने रिपीट फंक्शन देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट है वो है फ्रैक्शन यूनिट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इंस्पेक्ट पे। अगर हम FR का यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है, वो ये हमारा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। मैं इसको आपके सामने दिखाता भी हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसकी विड्थ डिक्रीज़ करता हूँ तो ये आप देख सकते हो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब मैं जो इसे रिस्पॉन्सिव बनाऊँगा उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्रैक्शन यूनिट का। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये डिफ़ाइन करता हूँ, ये रिपीट फंक्शन को मैं पहले हटाता हूँ। मैं बगैर रिपीट फंक्शन के इसे आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1FR एंड 1FR एंड 1FR, सॉरी 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन। इसी तरह मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। इसके ज़रिए आप यहाँ पे रो की तादाद या कॉलम की तादाद में भी इजाफा कर सकते हो, मगर मेरे पास यहाँ पे 9 बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वजह से मैंने इसको 3 रो एंड कॉलम दिए हैं। अब मैं जैसे इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये परफेक्टली यहाँ पे पहुँच गया है। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट डिक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको देखें कि इसमें 60 VH। इस वजह से मैंने इसकी हाइट डिक्रीज़ की ताकि आपको इसकी हाइट दिख जाए एक एक बॉक्स की, कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये एक रिस्पॉन्सिव भी है। जैसे मैं इसकी विड्थ डिक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रिस्पॉन्सिव बन गया है। ये अपनी रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। FR की पावर ये है फ्रैक्शन यूनिट की। कभी बहुत जगह पे हमें रिस्पॉन्सिवनेस की बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है कि हमारा जो वेब पेज है वो एक रिस्पॉन्सिव बन जाए। इसके लिए हमारे पास बेस्ट चॉइस है वो है फ्रैक्शन यूनिट। अब अगर हमें चाहिए कि ये जो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 ये दोनों सिमिलर रहे, और जो कॉलम नंबर 3 है वो उसकी जो 1 एंड 2 है उसका डबल हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्रे टेम्पलेट कॉलम पे आना है। उस पे हमने ये डिफाइन करना है कि वो 1FR की 2 कॉलम चाहिए, और तीसरा जो कॉलम है हमारे पास वो हमें चाहिए 2FR की। रिलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब जो मैंने आपको रिपीट फंक्शन का बोला था उसको हम FR के साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने ये डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास कॉलम कितने हैं और कितनी वैल्यू के ये होने चाहिए। Ctrl+R, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ, रिपीट 3 1FR। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ कोई डिफरेंस नहीं। और अब मैं ऐसा काम करता हूँ कि यहाँ पे 2 कॉलम पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक 2FR की वैल्यू पास करता हूँ। ये जो हमारा 3rd कॉलम होगा वो 2 टाइम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं एक नेक्स्ट काम कर सकता हूँ इसमें कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसका 2 टाइम सेकंड कॉलम हो, और उसका 3 टाइम 3rd कॉलम हो। और सेम टू सेम मैं रो में भी करूँगा, फर्स्ट
का सेकंड फर्स्ट कॉलम है उसकी 1FR वैल्यू होगी, और जो सेकंड कॉलम है उसकी फर्स्ट रो से सेकंड 2 टाइम होगी, और जो हमारा थर्ड रो होगी उसकी 3 टाइम होगी फर्स्ट रो की। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये इसको कम्प्लीटली बस हमारा रिपीट हो गया है, अब हम रिपीट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 1FR 2FR एंड 3FR, और सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 1FR 2FR एंड 3FR। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम का से 2 टाइम है, थर्ड जो है वो कॉलम फर्स्ट का 3 टाइम है, और सेम टू सेम यहाँ पे भी है जो रो 1 है उसका रो 2 टाइम है, और जो रो 3 है वो कॉलम 1 के रो 1 के 3 टाइम है। अब मैं इसमें ये कुछ इस तरह काम कर रहा है कि ये जो फर्स्ट जो हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी 1FR होगी, यह जब हम 2FR यूज़ करेंगे तो उसके रिलेटेड ही ये 2 टाइम लेगा। 1FR से 2FR का मतलब है कि ये 1FR का 2 टाइम, और 3FR का मतलब है 1FR का 3 टाइम, और इसी तरह 5FR का मतलब है 1FR के 5 टाइम। और जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं इसकी थोड़ी सी आपको यहाँ पे मैं इसको भी 1FR पास करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक 1FR पास करता हूँ। रिलोड। अब मैं जैसे ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसकी 144.96 पिक्सल विड्थ है, जो हमारा सेकंड कॉलम है उसकी 289.92 पिक्सल की वैल्यू है, और जो हमारा थर्ड है वो 434.88 पिक्सल की वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट FR के 2 टाइम ये सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम जो थर्ड कॉलम है वो फर्स्ट के 3 टाइम, और ये सेम टू सेम रो में भी ऐसा ही है। ये जो हो इंस्पेक्ट है वो ये आपको दिखाएगा कि ये इसमें विड्थ और हाइट कितनी यूज़ हुई है FR से। जैसे मैं इसकी एक और काम करता हूँ, यहाँ पे आपको ये भी समझ आ गया, मैं दोबारा से 1FR की वैल्यू लेता हूँ ताकि सिमिलर लगे। रिलोड। अब मैं नेक्स्ट काम ये कर सकता हूँ कि इसके लिए जो हमारा हाइट है उसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ, 800 पिक्सल रखता हूँ। जैसे मैंने पेरेंट ड्यू की विड्थ डिक्रीज़ की, पहले मैंने ऑटो पे रखी थी और अब मैंने 800 पिक्सल की दी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये FR यूनिट जो फेरेंट ड्यू की विड्थ है उससे रिलेटेड अपनी विड्थ और हाइट मेंटेन करता है फ्रैक्शन यूनिट की मदद से। आई होप आपको इस FR यूनिट और रिपीट फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ आया होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ग्रिड लेआउट 2 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन विथ कोड एडिटर। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से, index.html, और एक दूसरा फाइल क्रिएट करता हूँ उसको नाम देता हूँ style.css। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया और ये HTML का स्ट्रक्चर ओपन हुआ। यहाँ पे मैं CSS फाइल को भी लिंक करता हूँ, लिंक style.css। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक मेन डिव लेता हूँ जिसको मैं क्लास मेन
प्रोवाइड करता हूँ और उसके बाद div डॉट आइटम ये एक शॉर्टकट है, इसके ज़रिए हम जितने चाहे उतने ही आइटम, उतने ही div, उतने ही स्पैन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा मेन आइडिया है वो एक ऊपर मुझे एक हेडर क्रिएट करना है और उसके नीचे 3 div और एक साइड बार के लिए एक div और उसके नीचे मेन सेक्शन के लिए एक div और नीचे फुटर के लिए एक div। ये सारे 7 div हो गए। अब मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, ये मेरा हेडर होगा, ये एक मेरा साइड बार होगा, ये एक बॉक्स 1 होगा, बॉक्स 2 होगा, ये बॉक्स 3, मेन सेक्शन, ये मेरा मेन सेक्शन होगा और आखिर में जो आइटम 7 है वो फुटर होगा। इन div की जगह मैं हेडर का भी यूज़ कर सकता था, फुटर का भी यूज़ कर सकता था और सेक्शन का भी यूज़ कर सकता था, मगर मैं इस वीडियो में divs के साथ ये क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। आने वाली वीडियो में हम इसे हेडर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अब आइटम 1 है उसको हेडर में कन्वर्ट करेंगे, आइटम 7 को फुटर में और जो आइटम 6 है उसको में सेक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसा काम करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को पैडिंग और मार्जिन 0 कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स करता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे आइटम 1 को सेलेक्ट करता हूँ और इसको तो कुछ बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता हूँ। इसको मैं, इसका कलर वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, बस इतना ही। और इसके बाद मैं आइटम 2 को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका रेड होना चाहिए। अब मैं इसको फाइल पाथ कॉपी करता हूँ और गूगल क्रोम में इसे ओपन करता हूँ। इसका कलर भी मैं थोड़ा सा वाइट करता हूँ। रिलोड, हाँ ये अब ठीक है। और सेम टू सेम मैं आइटम 3 को भी कुछ स्टाइलिंग देता हूँ, सॉरी, इसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जैसे कि इसी में तो ब्लू देता हूँ, ब्लू कलर, और इसकी कलर वाइट होने चाहिए। और अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूँगा, तब तक मैं आइटम 7 तक इसे ले जाता हूँ, इसकी स्टाइलिंग। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर को मैंने ब्लैक कलर दिया और इसी तरह साइड बार को एक रेड कलर दिया है, और यहाँ पे सारे कलर आप देख सकते हो मैंने जो जो कलर का यूज़ किया है। अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ कि ये डिफ़ाइन करता हूँ कि मुझे कितने कॉलम चाहिए और कितने रोज़ चाहिए। सबसे पहले मैं इसका जो
फेरेंड डिव है उसको सेलेक्ट करता हूँ, जिसका क्लास था मेन। मैं मेन को सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले ही मैं इसे डिफाइन करता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं इसको एक प्रॉपर्टी देता हूँ जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्प्ले ग्रिड। और नेक्स्ट हमारा है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें कितनी कॉलम चाहिए। यहाँ पे मेरा जो आइडिया है उसमें 4 कॉलम चाहिए। वो मैं सबसे पहले 1FR की कॉलम क्रिएट करता हूँ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट है वो उसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट्स रो। इसमें मैं रो डिफाइन करता हूँ कि मुझे रो कितने चाहिए। इसमें मुझे 1FR की 1FR के बारे में भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी जाके आप देख सकते हो। ऊपर आई कार्ड पर आपको दिख जाएगी, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। और अब जो मेरा मेन काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसको थोड़ी सी बॉडी को विड्थ ऑटो प्रोवाइड करता हूँ और हाइट 100 VH रिलोड। और सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी विड्थ को ऑटो करता हूँ और हाइट को 90 VH रिलोड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1FR 2FR ये कुछ वैल्यू डिफाइन की हैं और इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह है। और जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे मैं इसकी मैक्स हिट हटाता हूँ और मिनिमम हिट भी हटाता हूँ। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको एक और आइटम एक और क्लास प्रोवाइड करता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ भी मैंने इसको एक और क्लास प्रोवाइड किया पे आइटम। इसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी आइटम क्लास को विड्थ और हाइट प्रोवाइड करता हूँ। विड्थ ऑटो, हाइट भी ऑटो। ये इसका फ़ायदा ये था कि अब मुझे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पर ही थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा इसे रिलोड करता हूँ तो हाँ। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो जो हेडर है वो जो ऊपर की तरफ साइड है वो लेफ़्ट से लेकर राइट तक कंप्लीट अपनी जगह ले ले। मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये जो हमारा हेडर था वो आइटम 1 है। इसको मैं इसमें ग्रिड एरिया का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ। इसमें मैं यूज़ करूँगा ग्रिड कॉलम, ग्रिड रोज का। ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट तरीका है। अब सबसे पहले मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ कि इसका कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे इसका कॉलम एंड होना चाहिए। अब मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो इसका सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं। इसका कॉलम 1, इसकी जगह पे हम एक और काम कर सकते हैं 1 और -1। जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो
-1 का लिखने का फ़ायदा ये है कि ये -1 का मतलब है कि ये अपनी जो सबसे एंड वाला कॉलम एंड है या कॉलम रो एंड है, उस तक ही ये पहुंच जाए। -1 का मतलब ये है। और जो हमारा नेक्स्ट है, मैंने रिलोड किया है तो ये अब सही हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो थोड़ा सा हम इसका ग्रेड रो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और 2 पे एंड होनी चाहिए। इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है साइड बार हमारा नीचे होना चाहिए, यहाँ से लेकर और ये जो हमारा मेन सेक्शन है यहाँ तक। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कॉलम पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे मैं आइटम 2 को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेड कॉलम इसका 2 से स्टार्ट होना चाहिए और 4 पे एंड होना चाहिए। 2 से स्टार्ट एंड 4 पे एंड। रिलोड, सॉरी मुझे रो करना था, रो रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये भी थोड़ा बहुत हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे हैं जैसा मैं चाहता था। अब मैं इसमें एक और काम करता हूँ, ये जो हमारा मेन डिव है या पेरेंट डिव है, इसको मैं थोड़ी सी ग्रिड गैप भी देता हूँ। ग्रिड गैप, इसको मैं 20 पिक्सल की ग्रिड गैप देता हूँ। रिलोड करता हूँ ताकि इनके दरमियान गैप आ जाए। और अब मुझे जो हमारा मेन सेक्शन है इसको ये एंड तक ले जाना है। हमारा मेन सेक्शन कहाँ पे है? आइटम 6। मैं आइटम 6 तक जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम 6 है। इसकी मैं ग्रिड कॉलम चेंज करता हूँ। ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेकर -1 तक, 1 से लेकर -1 तक। यहाँ पे हम 5 भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ये क्या हुआ, सॉरी 1 से नहीं 2 से लेकर। रिलोड, हाँ ये हमारा ये भी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है फुटर मैं इसकी थोड़ी सी ग्रिड कॉलम भी यूज़ करता हूँ, ग्रिड रो का, ताकि ग्रिड रो में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैं इसकी 3 से लेकर 4 तक इसकी रो होनी चाहिए। अब हमें इसकी फुटर की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ, जिसको मैं ग्रिड कॉलम 1 से लेकर -1 तक रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर चीज़ अपनी परफेक्ट पोजीशन पे आ गई है। और ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव भी है। जैसे मैं इसके विड्थ डिक्रीज़ करता हूँ तो ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव भी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मीडिया क्वेरी का भी यूज़ करेंगे और भी हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ये है इसको मैं ग्रिड एरिया में लिखना चाहता हूँ। ग्रिड एरिया सबसे पहले मुझे रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, सॉरी रो एंड तो 2 पे हो रहा है। ये इसके बारे में मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है
तो वो ग्रिड की प्लेलिस्ट पर जाओ और वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ ग्रिड आइटम 2 का। टू से स्टार्ट होना चाहिए, 4 पे एंड होना चाहिए, और 1 से स्टार्ट 2 पे एंड। ग्रिड कॉलम इसका 1 पे स्टार्ट 2 पे एंड। रिलोड। अब मैं इसको ग्रिड एरिया में कन्वर्ट करता हूँ। ग्रिड एरिया इन दोनों से थोड़ा सा आसान तरीका है, इस वजह से मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर यह भी जो मैंने ये मैंने क्या कर कॉलम स्टार्ट रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड कॉलम एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कुछ जितना मुझे चाहिए था वो अब कंप्लीट हुआ है। ग्रिड एरिया का मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड। और यहाँ पे मैं इसकी रो भी डिफाइन करता हूँ। रो इसकी होनी चाहिए 4 से स्टार्ट होनी चाहिए और 5 पे एंड होनी चाहिए। 4 पे स्टार्ट होनी चाहिए और 5 पे एंड। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो भी यही मतलब है, और 5 लिखता हूँ तो भी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर अब मैं इसको ग्रिड एरिया में लिखता हूँ। ग्रिड एरिया के लिए सबसे पहले मैं रो स्टार्ट और फिर कॉलम स्टार्ट, रो एंड और आखिर में कॉलम एंड। रिलोड। यही। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक लेआउट तैयार हुआ है। ऊपर हम इसमें एक लोगो लगा सकते हैं और कुछ एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। और साइड बार में हमें जो कंटेंट दिखाना है, और बॉक्सेस में हमें जो आर्टिकल या कुछ ब्लॉग्स दिखाने हैं, ये सब हम बॉक्सेस में दिखा सकते हैं। और जो हमारा मेन सेक्शन है उसमें भी हम जितना कंटेंट दिखाना है वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। और फुटर में वैसे भी जो सोशल मीडिया के कुछ आइकन होते हैं, न्यूज़लेटर होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें फुटर में आती है। मगर ये जो है वो हमारा एक कंप्लीट लेआउट तैयार हुआ है। हम कैसे प्रीवियस वीडियो के जो डिव टैग थे उसको हम रियल टैग यानी कि हेडर फुटर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो का कुछ काम आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये लेआउट क्रिएट किया था। उस वीडियो में हेडर और फुटर के कलर चेंज थे, उस वीडियो में ब्लैक थे और बाद में वो अच्छे नहीं लग रहे थे। बाद में मैंने उस कलर को इन कलर के साथ चेंज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, HTML कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हर जगह सिर्फ डिव ही यूज़ किया है। अब हम इस डिव टैग को कन्वर्ट करेंगे, यानी जैसे कि हेडर, फुटर, सेक्शन, ऐसे ही टैग्स में। और अब सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारी जो हमारा रिज़ल्ट है इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये अच्छी बात है। सबसे पहले मैं इसका क्लास कॉपी करता हूँ, या क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ हेडर, और यहाँ पे मैं एक क्लास प्रोवाइड करता हूँ जो कि मैंने कॉपी किया। रिलोड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर। जैसे रिलोड वैसे ही इफेक्ट। अब मैं इन सारों को चेंज करता हूँ।
अब हमारा जो ये नीचे फुटर है इसको भी मैं थोड़ी सी, इसको सबसे पहले मैं फुटर लिखता हूँ, फुटर टैग ओपन करता हूँ, सॉरी एफ स्मॉल फुटर, और यहाँ पे नीचे इसमें फुटर इसको नाम भी प्रोवाइड करता हूँ। नाम प्रोवाइड करने के बाद अब मैं इसको वही सेम टू सेम क्लास भी प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अब ये अक्सर टैग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब एक ही होते हैं, मगर इसको अलग अलग नाम इस वजह से दी है क्योंकि इसको कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी दी होती है, और इसके अलावा ये एक स्पेसिफिक टैग भी बन जाता है। अगर हम हेडर में div यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हेडर का यूज़ करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक टैग है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं HTML CSS में। और अब हम एक काम कर सकते हैं, इस हेडर को मिटाकर मैं इसको एक h1 प्रोवाइड करता हूँ, सॉरी h1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स ग्रो। अभी मैंने लेट्स ग्रो नाम दिया मेरे यूट्यूब चैनल का, और उसके बाद मैं एक div ओपन करता हूँ, div.new, या फिर हम new टैग भी ओपन कर सकते हैं new, और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ul को नीचे करते हैं, li को भी नीचे करते हैं, और यहाँ पे हम इसके दरमियान एंकर टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले href में हम हैश पास करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम। इस तरह से हम ग्रिड लेआउट की मदद से काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हो। ये जो हमारा हेडर है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हो, और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर सकते हो। ये जितने ही है नेविगेशन बार है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगा, और ये जो कंटेंट है यानी कि ये लोगो है वो वो लेफ़्ट साइड की तरफ लोगो रहेगा, और राइट साइड की तरफ हमारा कंटेंट हमारा नेविगेशन बार रहेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा दिखाता भी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमने पहले ही बहुत इस पर काम किया है। अबाउट अस, और इसके बाद मैं एक और एंकर टैग ओपन करता हूँ, और मैं इसको कॉन्टैक्ट अस नाम देता हूँ। कॉन्टैक्ट या सिर्फ कॉन्टैक्ट ही सही है। और अब हमारा मैं एक और ओपन करता हूँ, इसको देता हूँ ब्लॉक। इसको ब्लॉक देने के बाद मैं अब एक काम करता हूँ, जो हमारा हेडर है इस पर थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे इन दोनों को मैं एक div में भी बंद करता हूँ, div.heading। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन की नीचे लिखता हूँ .heading हेडिंग, सॉरी DING हेडिंग, और अब मैं इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको स्पेस बिटवीन भी देख सकता हूँ, स्पेस बिटवीन अब ये साइड बाई साइड आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और लेफ्ट राइट की तरफ से हम इसे थोड़ी सी बॉर्डर भी पैडिंग भी देख सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट 1 rem 1 em सही है, पैडिंग राइट 1 em, दोनों की तरफ ताकि सिमिलर रहे। और हम थोड़ी सी मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप 2 em रिलोड, सॉरी ये क्या हो,
रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और इसी तरह हम इसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसकी मदद से हम एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये अब ओवरफ्लो नहीं करेगा। जब भी ओवरफ्लो करेगा तब वो इसे नीचे नहीं लाएगा इस डिव से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस पर स्टाइलिंग नहीं दी है इस वजह से। यहाँ पे इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिड लेआउट और उसके साथ साथ मीडिया क्वेरी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने फ्रीबेस वीडियो में जो कुछ देखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया था और फ्रीबेस वीडियो में उसमें जो हेडर और फुटर थे उसके कलर ब्लैक थे और वो अच्छी नहीं लग रहे थे। इस वजह से मैंने बाद में इसके कलर थोड़े से चेंज कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी को रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो है कि जब ये जो टैबलेट है वो उसकी साइज़ का आ जाए तो ये जो साइड बार है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए और जो मोबाइल की विड्थ है उस तक पहुँच जाए। तो ये बॉक्सेस के नीचे ही मुझे या बॉक्सेस के नीचे या मेन सेक्शन के नीचे मुझे ये हमारा साइड बार चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिछली वीडियो में इसको कन्वर्ट की थे। ये जो हमारा मेन सेक्शन है और आइटम 1 है इसको हमने हेडर और फुटर सेक्शन ऐसी टैगों में कन्वर्ट कर दिए थे। और आज की इस वीडियो में या मैंने एस कैपिटल लिखा है सॉरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम मीडिया क्वेरी के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको भी मैं कट करता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे ही यहाँ पे मैं रखता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं है। सबसे पहले @media लिखा है और उसके बाद मैंने ये डिफाइन किया कि मिनिमम विड्थ जब 1024 पिक्सल तक हो तो ये स्टाइलिंग अप्लाई हो। ये स्टाइलिंग कौन सी है जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, ये सारी स्टाइलिंग वही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेन जो हमारा मेन डिव है उसको मैंने एक डिस्प्ले ग्रिड दिया है और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में 4 कॉलम क्रिएट की है और 4 रो मैंने क्रिएट की है और विड्थ मैंने ऑटो दी है, ग्रिड गैप 20 पिक्सल दी है, हाइट 100 पेज दी है। और उसके बाद जो हमारा आइटम है उसको मैंने ग्रिड कॉलम और ग्रिड रोज दी है और उसको बाद में मैंने ग्रिड एरिया में भी कन्वर्ट किया था। अब जो ये हमारी पिछली वीडियो की स्टाइलिंग है इसको हम छोड़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट है वो सबसे पहले मैं इस मेन को भी कॉपी करता हूँ क्योंकि मेरा ये जो वो डेस्कटॉप साइट है इसका मेन सिमिलर होने वाला है मेन की स्टाइलिंग जो पेरेंडियो है। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम में और यहाँ पे जो हमारा ग्रिड है उस पर क्लिक करते हैं। अब मुझे सारी जितनी भी स्टाइलिंग है वो ऐसी चाहिए कि आइटम 1 की तो मुझे पहली जैसी स्टाइलिंग चाहिए जो डेस्कटॉप की जो कि डेस्कटॉप विड्थ वाली होगी। और जो आइटम 2 है उसकी मुझे चाहिए आइटम 2 हमारे पास कौन सा है, साइड बार। मुझे साइड बार की स्टाइलिंग चेंज चाहिए। सबसे पहले मैं आइटम 2 को सेलेक्ट करता हूँ, .item 2 मैंने आइटम 2 जहाँ पे सेलेक्ट किया क्लास सेलेक्टर के ज़रिए से। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है मुझे जो इसकी कॉलम है और रो है वो कहाँ पे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी रो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए और 4 पे एंड होनी चाहिए। इसकी रो या फिर 2 से स्टार्ट होनी चाहिए और 4 पे एंड होनी चाहिए। सॉरी
ग्रेड रो 2 से स्टार्ट और 4 पे एंड। रिलोड। और अब मुझे इसका कॉलम चेंज करना है। कॉलम इसका होना चाहिए 4 से स्टार्ट और 5 पे एंड। ग्रेड कॉलम, यहाँ पे मैं ग्रेड कॉलम लिखता हूँ, ग्रेड कॉलम। यहाँ पे मैं पास करता हूँ 4 से स्टार और 5 पे एंड। पिछली वीडियो में मैंने एक वैल्यू के बारे में भी आपको बताया था। अब मैं इसकी थोड़ी सी, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो मेरा लास्ट कॉलम है उसको मैं 1FR लिखता हूँ और इसको 2FR करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा छोटा देखे। हाँ, मेरा काम हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है मेन सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करना। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे भी सेम टू सेम मेन सेक्शन चाहिए, मगर यहाँ पे। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं मेन सेक्शन का क्लास देखता हूँ, आइटम 6। यहाँ पे मैं सबसे पहले आइटम 6 लिखता हूँ, डॉट आइटम 6। ये मैंने एक क्लास सेलेक्टर का यूज़ किया है और मैं इसकी ग्रेड कॉलम, सबसे पहले मैं इसकी कॉलम डिफाइन करता हूँ। मुझे चाहिए कि इसका कॉलम 1 से स्टार्ट हो और आई थिंक 4 पे एंड हो। यस, 1 से स्टार्ट एंड 4 पे एंड। रिलोड। परफेक्ट। और मैं इसकी रो भी डिफाइन करता हूँ। रो की डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हम इसकी डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम ये मैं थोड़ा सा परफेक्ट करता हूँ। हाँ, अब मैं इसकी रो हमारी 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और 4 पे एंड होनी चाहिए। परफेक्ट। रिलोड। अब मैं जो आइटम 7 है यानी कि फुटर है उसको मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग देता हूँ। आइटम 7 मुझे चाहिए कि जो हमारा आइटम 7 है उसकी ग्रेड कॉलम 1 से स्टार्ट हो और -1 तक जाए, यानी कि आखिर तक। रिलोड। और मैं इसकी ग्रेड रो भी डिफाइन करता हूँ। ग्रेड रो इसका होना चाहिए 4 से स्टार्ट और 5 पे एंड। रिलोड। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वो है मैं जो हमारा मोबाइल की जो विड्थ है उसके लिए हम थोड़ी सा इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं जो मेरा मेन है इसको, ये जो हमारा पैरेंटिव है इसको कॉपी करता हूँ और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके मोबाइल के लिए इसे परफेक्ट बनाते हैं। मुझे मोबाइल में चाहिए यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वो यहाँ पे एक हेडर होगा और उसके नीचे एक साइड बार, 2 बॉक्सेस और उसके नीचे एक साइड बार और उसके साथ एक बॉक्स। और साइड बार की विड्थ थोड़ी सी कम होगी, बॉक्स की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। मैं इसको एक और 1FR की कॉलम प्रोवाइड करता हूँ। सॉरी, कॉलम नहीं, रो 1FR की। कॉलम भी 1FR की एक, हम देखते हैं कि इसे क्या होता है। अब जो मेरा है उसको पहले आइटम 1 को सेलेक्ट करना है और ग्रेड रो और ग्रेड कॉलम। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और 6 टाइम इसको पेस्ट करता हूँ। हम सिर्फ इसमें क्लासेस चेंज करेंगे ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो। 2
3 4 5 6 7 सॉरी 6। अब मैं एक काम करता हूँ, जो हम मेरा आइटम 1 है उसको मैं चाहता हूँ कि ये इसकी कॉलम 1 से स्टार्ट हो और -1 तक जाए, सॉरी 1 रो नहीं कॉलम, और इसकी रो 1 से स्टार्ट हो 2 पे एंड हो। रिलोड। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है साइड बार। साइड बार को हम बिल्कुल ही नीचे लाएंगे। बॉक्स 1 बॉक्स 2 को हम यहीं पे लिखेंगे, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। यहाँ पे आई थिंक मैंने कॉलम बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। मैं 1FR का एक कॉलम हटाता हूँ। और अब सबसे पहले मैं जो मेरा बॉक्स है बॉक्स 1 उसकी क्लास देखता हूँ। बॉक्स 1 की क्लास आइटम 1 है, आइटम 3 सॉरी, आइटम 3 को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी कॉलम पोजीशन देखता हूँ। इसका कॉलम 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 पे एंड होना चाहिए। 1 से स्टार्ट और 3 पे एंड, और इसकी रो 2 से स्टार्ट और 3 पे एंड। रिलोड। और मैं अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मैं थोड़ी सी इसको भी मैं 2FR लिखता हूँ। अब आई थिंक सही रहेगा बिल्कुल। अब मैं आइटम 2 को सेलेक्ट करता हूँ। आइटम 2 की क्लास आइटम 4 है। आइटम 4 को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी हाँ, आइटम 1 आइटम 3। रिलोड। आइटम 3 आइटम 1। हाँ, ये अब बिल्कुल सही है। और अब हम नेक्स्ट करते हैं आइटम 4 को सेलेक्ट करते हैं। इसकी मुझे जो ग्रेड रो है वो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए और 3 पे एंड, और इसकी जो कॉलम है वो 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और 5 पे एंड। रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स 2 का ये आ गया है। और जो मेरा नेक्स्ट है वो मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहले साइड बार कंप्लीट जगह ले लें। उससे पहले मैं आइटम 5 पर जाता हूँ। आइटम 5, इसकी जो रो है वो चेंज हुई है 3 से स्टार्ट 4 पे एंड, और जो ग्रेड कॉलम है उसकी मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी 1 से स्टार्ट और 4 पे एंड। रिलोड। जो हमारा साइड बार है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इस वजह से मैं आइटम 2 को यहाँ पे पास करता हूँ और इसकी रो मैं इसकी रो 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और 4 पे एंड करना और 5 पे एंड करना चाहता हूँ। और इसकी कॉलम मुझे 1 सॉरी ये कौन सा कॉलम है, 4 से स्टार्ट 5 पे एंड, 4 से स्टार्ट एंड 5 पे एंड। मैं इसे थोड़ा सा रिलोड करता हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो मेन सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करना है।
मेन सेक्शन मैं देखता हूँ कि कौन सी जगह पे है। आइटम 6 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और जो ग्रिड रो है उसकी पोजीशन चेंज हुई है 4 and 5, 4 से स्टार्ट एंड 5 पे एंड। और कॉलम होना चाहिए इसका 1 से स्टार्ट एंड 4 पे एंड, 1 से स्टार्ट एंड 4 पे एंड। मैं इसको थोड़ा सा रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक प्रॉब्लम है, मेन सेक्शन की जो रो है वो बहुत छोटी हुई है। अब मैं इसको भी 2FR करता हूँ, रिलोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये परफेक्ट नज़र आ रहा है। और इसके बजाय अगर मैं बॉक्स 3 को 1FR पास करता हूँ, मुझे बॉक्स 3 को थोड़ा छोटा भी दिखाना था, ये अब परफेक्ट है। और हमारा जो फाइनल फुटर है उसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करता हूँ। इसकी क्लास 7 है और इसका रो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे एंड हो रहा है। अपनी जगह पे है मगर मैं इसे लिखता हूँ 4 से स्टार्ट 5 पे एंड, लोड, सॉरी ये क्या है, 5 से स्टार्ट 6 पे एंड, 5 से स्टार्ट 6 पे एंड, रिलोड। और इसकी जो कॉलम है वो 1 से लेकर -1 तक, 1 से लेकर -1 तक। या फिर यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, -1 की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, क्योंकि मेरे यहाँ पे 5 एंड लाइन है, एंड कॉलम लाइन है, रिलोड। कोई भी डिफरेंस नहीं है -1 और। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिख रहा है रिस्पॉन्सिवनेस में। सबसे पहले मैं आपको, ये हमारा डेस्कटॉप साइड है और ये हमारा टैबलेट साइड है। और जो छोटे डेस्कटॉप होते हैं लैपटॉप जैसे, जो छोटी विड्थ वाले जो स्क्रीन उसके छोटे होते हैं। और जो हमारा फाइनल है ये हमारा मोबाइल, यानी कि जो सबसे छोटे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन गया है। अब इनमें हम जितने भी कंटेंट डालेंगे वो सब ओवरफ्लो नहीं करेगा। मैं एक काम आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा साइड बार है इसको मैं एक H1 प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कंटेंट आ गया है। अब ये रिस्पॉन्सिव होगा, जहाँ पे बॉक्स शिफ्ट हो रहा है वहीं पे ये कंटेंट भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द फॉर ऑफ ग्रिड लेआउट विद मीडिया क्वेरी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इम्प्लिसिट ग्रिड क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट ग्रिड क्या होते हैं। ये हमारा CSS ग्रिड से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल हैं। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ग्रिड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो मैंने पिछली वीडियो में कुछ डिज़ाइनिंग की थी, ये जो हमारा पोजीशनिंग की वीडियो थी उसमें मैंने ये लेआउट तैयार किया था। और यहाँ भी आप देख सकते हो मैंने इसमें 2 प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एंड ग्रिड टेम्पलेट रोज। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कॉलम को 1FR 3 कॉलम 1FR की मैंने डिफ़ाइन की है। और इसी तरह मैंने रो भी डिफ़ाइन की है, उसमें एक रो मैंने 1FR का रखा है और जो 2 रो है उसको मैंने 2FR वैल्यू दी है। और इसका रिज़ल्ट ये है, ये यहाँ पे जो मैंने ये डिफ़ाइन किया है इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट ग्रिड। ये पहले ही से ये ग्रिड डिफ़ाइन है कि इसकी कॉलम कितनी होनी चाहिए और रो कितनी होनी चाहिए और कितनी विड्थ की होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने नो डिव जो रखे हैं वो एक्सप्लिसिट ग्रिड में आते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट ग्रिड क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे
ये जो div है इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं 3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ। इसको मैंने आइटम 10 क्लास दी, इसको आइटम 11 और इसी को आइटम 12, और यहाँ पे मैं इसको भी आइटम 10 प्रोवाइड करता हूँ नाम, इसको आइटम 11 और इसको आइटम 12। अब मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ग्रिड में जो हमारे एक्सप्लिसिट जब हम कम करते हैं जिस डिव या जिस स्पैन को हमने डिफाइन नहीं किया है उसको हम इम्प्लिसिट ग्रिड कहते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 वैल्यू आते हैं CSS ग्रिड में। एक का नाम है ग्रिड ऑटो कॉलम, ग्रिड ऑटो रोज, ग्रिड ऑटो फ्लोज। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रिड गैप के नीचे मैं इसको लिखता हूँ ग्रिड ऑटो रोज। सबसे पहले मैं रोज लिखता हूँ। यहाँ पे मैं ये डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये इनसे छोटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको विड्थ और हाइट यानी कि कॉलम और रो डिफाइन नहीं किया है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, लिखता हूँ मुझे ये चाहिए 500 पिक्सल के। जितनी भी हम फ्यूचर में रो ऐड करेंगे उसकी हमारे पास 500 पिक्सल से ज़्यादा इसकी रो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जितनी भी ऐड करता जाऊँगा, यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली ही अपनी रोज ले लेगा। 900 यहाँ पे मैंने जो इसे पिक्सल डिफाइन किया है 500 पिक्सल। रिलोड करता हूँ मैं, इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। तो इसके नीचे आप देख सकते हो एक और आ गया है। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट ग्रिड, और इसमें जो सेकंड वैल्यू है उसका नाम है ग्रिड ऑटो कॉलम। ये सबसे पहले मैं आपको एक और वैल्यू दिखाता हूँ ग्रिड ऑटो फ्लोज। ग्रिड ऑटो फ्लोज के ज़रिए हम ये डिफाइन करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। अब ये जो है ये हमारा रो में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका कॉलम में आए। यहाँ पे जो मैंने ये ग्रिड ऑटो फ्लोज के ज़रिए जो डिफ़ाइन किया उस सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी आती है वो कॉलम में आती है, और ये अब हमारा रो में आ चुका है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और जो हमारी थर्ड वैल्यू है उसका नाम है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका नाम है ग्रिड ऑटो कॉलम। इसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो हमारा पहले रो में आ रहा था अब ये कॉलम में आएगा, कितने पिक्सल का ये या कितनी FR का ये होना चाहिए। मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ कि ये अगर रो में आता है तो इसकी वैल्यू भी 400 पिक्सल होनी चाहिए। रिलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अब 400 पिक्सल में आ चुका है। और अगर मैं इसको रो करता हूँ तो ये अब 500 पिक्सल का आएगा। ये हमारा इम्प्लिसिट ग्रिड कहलाता है। और जो हमारी ये जो मैंने यहाँ पे मैं दोबारा से कॉलम लिखता हूँ, और अगर मैं इसकी जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है इसको अगर मैं ज़्यादा भी करता हूँ तो इसमें ये अपने ही मुताबिक ये अपनी वैल्यू ले लेगा। रिलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 वो इस वजह से छोटे हुए हैं क्योंकि उसमें मैंने FR वैल्यू दी है। अगर मैं इसको FR के बजाय पिक्सल में वैल्यू देता तो ये ओवरफ्लो कर जाते, ये राइट साइड की तरफ चले जाते। और ये हम जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रोलर भी आ गया है क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। और इसी तरह हम इसे जो हमारा डायनेमिकली जो रो और कॉलम हमारी वेबसाइट में आते हैं इसको हम बाद में ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हम ग्रिड ऑटो फ्लोज या ग्रिड ऑटो कॉलम और ग्रिड ऑटो रोज इस जैसी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं।